everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So this is the another chapter from the quick revision series for CA final law, and that is chapter number 9, companies incorporated outside India. सबसे पहले इसमें दे रखा है फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। तो फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जो कंपनी फॉरेन में है, मतलब कि वो इंडिया में नहीं है, वो कहीं इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया के बाहर। लेकिन अब इसमें दो कंडीशंस है। अब ये वाला जो वर्ड है ना, एंड वाला, तो इस पे ना कई जगह एम्बिग्युइटी है। मतलब कि वहां पर कई जगह ऐसा ये हुआ है, कई क्वेश्चंस में ऐसा हुआ है बेसिकली, कि इन दोनों कंडीशंस में से अगर कोई एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड है तब भी उसको फॉरेन कंपनी माना है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप जो है एक एक आपने सुना होगा एक्सेप्शन कंस्ट्रक्शन। गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको वो दिखा देती हूँ लिख करके। ओके, तो एक्सेप्शन कंस्ट्रक्शन, तो इस एक्सेप्शन कंस्ट्रक्शन के हिसाब से क्या होता है? इसके हिसाब से ये होता है कि हम जो है ये वाला जो एक्सेप्शन कंस्ट्रक्शन अगर हम लगाएंगे तो हम एंड को क्या पढ़ सकते हैं, और पढ़ सकते हैं। मतलब कि अगर वहां पर कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, हम तब भी मान लेंगे कि वो कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट, वो सॉरी, वो कंपनी कौन सी है, वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड जो आउटसाइड इंडिया, दैट विल बी टर्म टू बी एज फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया but it is having a place of business in India and it is conducting business activity. अब जो place of business है वो कैसे हो सकती है? वो या तो खुद से हो सकती है, या किसी एजेंट के थ्रू हो सकती है, या फिर फिजिकल मोड में हो सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हो सकती है। ठीक है। अब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया हम इलेक्ट्रॉनिक मोड वाली को क्या बोलते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड का क्या मतलब है? तो इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब है बी फूड। नाउ व्हाट इज दिस बी फूड? बी फूड का मतलब है बी फॉर बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन्स, डेटा इंटरचेंज एंड डिजिटल सप्लायर ट्रांजेक्शन्स। देन एफ का मतलब क्या हुआ? एफ का मतलब हुआ फॉलोइंग सर्विसेज। तो फॉलोइंग सर्विसेज में क्या क्या आ गया? फाइनेंशियल सेटलमेंट्स, वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी या ट्रांजेक्शनल सर्विसेज, डेटाबेस सर्विसेज एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये देखो, ये आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब मैंने आपको क्या बताया, इसमें एक निमोनिक है क्या? बी फूड। बी का मतलब क्या हुआ? बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी एंड बी टू बी। बी टू सी एंड बी टू बी क्या? बी टू बी और बी टू सी के एक तो आपके जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, देन आपके जो भी डेटा इंटरचेंजेस हैं, या फिर और कोई भी डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शन है। ठीक है। उसके बाद में एफ, एफ से क्या बताया मैंने? फॉलोइंग सर्विसेज। तो फॉलोइंग सर्विसेज में आगे ना आप एक निमोनिक जो है वो लिख सकते हो, दैट इज फवाद। फवाद, कुछ भी बना लिया मैंने ये, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। तो इट इज फवाद। फवाद कोई बॉय का नाम है और उसके बाद में एस लगा दो। ठीक है। तो एफ का मतलब क्या हुआ? एफ का मतलब हुआ फाइनेंशियल सेटलमेंट। डब्ल्यू का मतलब हुआ वेब बेस्ड मार्केट। ए का मतलब हुआ एडवाइजरी एंड ट्रांजेक्शन ट्रांजिटरी सर्विसेज। ए का मतलब हुआ एडवाइजरी एंड ट्रांजेक्शनल सर्विसेज। देन डी का मतलब हुआ आपका डेटाबेस सर्विसेज एंड एस का मतलब हुआ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिर उसके बाद में ओ और डी। तो बी फूड है ये। ठीक है। इसका निमोनिक आप लिख सकते हो, ये है बी फूड। नाउ एक ओ का क्या मतलब है? तो एक ओ का मतलब है ऑफरिंग टू एक्सेप्ट deposits or inviting deposits or accepting deposits or subscriptions and securities in India from citizens of India। मतलब कि अगर कोई भी ऑफर हो रहा है कि आओ आओ डिपॉजिट करो, या आप डिपॉजिट्स को इनवाइट ही कर रहे हो, या आप डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, सब्सक्रिप्शंस को ऑफर कर रहे हो। ठीक है। अब वो चाहे इंडिया में हो, चाहे इंडिया के सिटीजन्स कर रहे हो, तो उसको भी हम ये बोलेंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू प्लेस ऑफ बिजनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तब इसके बाद में दूसरे होगा मतलब क्या हुआ? ऑनलाइन सर्विसेज। अब ऑनलाइन सर्विसेज कैसे? जैसे आपका टेली मार्केटिंग, टेली कम्यूटिंग, टेली मेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च। और उसके बाद में डी का मतलब क्या हुआ? डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, मतलब ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो इसका क्या बताया मैंने आपको? इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब बी फूड। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। बी का मतलब बिजनेस टू बिजनेस एंड बिजनेस टू कस्टमर ट्रांजेक्शन। एफ का मतलब फॉलोइंग सर्विसेज। फॉलोइंग सर्विसेज में आ गया फवाद एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, then your web-based market and advisory and transactional services, then उसके बाद में database services and supply chain management। फिर उसके बाद में बताया ओ का मतलब ऑफरिंग टू एक्सेप्ट
inviting deposits, accepting deposits or subscription in the securities in India or from the citizens of India। फिर उसके बाद में दूसरे होगा मतलब ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि टेली कम्यूटिंग, टेली मेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड टेली मार्केटिंग। एंड डी का मतलब क्या हुआ, डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज, सो ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज। ठीक है, अब ये जो है ये चाहे मेल के थ्रू हो, चाहे मोबाइल के थ्रू हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, हम ये मानेंगे कि अगर ये कुछ भी हो रहा है सो दैट विल बी अ इलेक्ट्रॉनिक मोड। हम ये मानेंगे कि यहाँ पर प्लेस ऑफ बिजनेस बन गई है, कैसे, इलेक्ट्रॉनिक मोड से हो गई है। ठीक है, अब चाहे आपका मेन सर्वर इंडिया में हो चाहे ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब है। अब ये जो है ना ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इन्होंने ये बोल दिया ये सब तो इंक्लूडेड है ही। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, ये सब भी इंक्लूडेड है, मतलब कि ये डेफिनेशन और ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जो अब इतना दे रखा है तो हम इतना ही याद करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद में एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया था कि यहाँ पर जो है ये जो कंपनी है ये जापान में है, लेकिन इसने ना एक ब्रांच ऑफिस बना रखा है आरबीआई से अप्रूवल लेकर के। और जो ब्रांच ऑफिस है वो हम मानते हैं कि पेरेंट कंपनी के रिफ्लेक्शन होते हैं, इसलिए हम ब्रांच को भी ये मानते हैं कि वो जो है क्या है, आउटसाइड इंडिया है, तो वो भी क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस ही है, क्योंकि हम ब्रांच के थ्रू कर रहे हैं। तो हम ब्रांच से भी ये मान सकते हैं कि अगर वो कोई ब्रांच है, जैसे एज इंडिया ब्रांच, तो उसको भी हम मानेंगे कि वो क्या है, एक प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ही है। ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि ब्रांच जो है वो जो आपकी प्रिंसिपल कंपनी है उसका रिफ्लेक्शन है। उसके बाद में अब आपके सेक्शन से स्टार्ट हो जाते हैं। सो व्हाट ऑल आर दी सेक्शंस, तो सेक्शन नंबर 379 बात करता है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज। सेक्शन नंबर 379 क्या बोलता है, सेक्शन नंबर 379 ये बोलता है कि जो भी हमारी फॉरेन कंपनीज है ना, उसके ऊपर जो भी सेक्शन नंबर 380 से लेके 386 है वो सारे अप्लाई होंगे, और 392 और 393 भी अप्लाई होगा फॉरेन कंपनी में। मतलब जो बीच के सेक्शन है ना 387 से 391, वो अप्लाई नहीं होते हैं फॉरेन कंपनी के ऊपर। तो मतलब कि जो हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी थी सेक्शन नंबर 242 में, तो वो जो भी डेफिनेशन को फुलफिल करता है उसके ऊपर ये सारे के सारे सेक्शन अप्लाई हो जाते हैं। अब क्या होता है ना, अगर 50% या उससे ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल की बात हो रही है, और 50% या फिर उससे ज्यादा, मतलब नॉट लेस देन 50% का मतलब ये हुआ कि या तो 50% या उससे ज्यादा जो भी आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है। अब वो पेड अप शेयर कैपिटल भी चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, अब ये अगर किसी भी एक इंडियन सिटीजन ने हेल्ड कर रखी है, ठीक है, एक या एक से ज्यादा, या फिर एक या एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट जो कि इंडिया में उसने हेल्ड कर रखा है, या फिर एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक या एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट और एक या एक से ज्यादा इंडियन सिटीजन ने मिलकर के हेल्ड कर रखी है, तो फिर हम ये मानेंगे कि वो वाली जो कंपनी होगी ना, उसके ऊपर जो भी प्रोविजंस हमारे चैप्टर नंबर 22 वाले होते हैं ना, वो एज इट इज लग जाएंगे। मतलब दैट विल बी डीम्ड कि ये तो इंडिया में ही जन्म हुआ था इसका, हम इसको ऐसे मान लेंगे। ठीक है, तो इट विल बी ट्रीटेड कि वो क्या है, वो उसके जो भी ऑपरेशंस हैं उसको हम ये मानेंगे कि एज इफ इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो उस तरह से जो है हम सारे के सारे प्रोविजंस जो भी हमारे चैप्टर नंबर 22 के हैं उस पर एज इट इज अप्लाई कर देंगे, एज इफ इट वाज बोर्न इन इंडिया ओनली। अब इसमें भी ना एक झोल ये रहता है कि जैसे सपोज कोई मिस्टर ए है, वो है तो इंडिया के सिटीजन, लेकिन वो सिंगापुर गए और सिंगापुर उनको इतना पसंद आ गया कि वो उन्होंने क्या करा, वहां पर ही एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया और वो वहीं जाकर फिर बस गए। ठीक है, और उन्होंने जो है इंडिया के सिटीजन थे, उन्होंने वहां पे क्या करा, सिंगापुर में ही उन्होंने एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सिटीजन तो वो इंडिया के हैं, लेकिन उन्होंने बिजनेस क्या करा है, सिंगापुर में स्टार्ट कर दिया है। तो फिर वो जो भी उन्होंने बिजनेस किया, जो भी कंपनी खोली, क्या वो फॉरेन कंपनी मानेंगे, नहीं मानेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिटीजनशिप मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो सिटीजनशिप से हम ये नहीं मान लेंगे कि इंडिया का सिटीजन अगर पहुंच गया तो वो प्लेस ऑफ बिजनेस हो गई। ठीक है, ऐसे तो कितनी प्लेस ऑफ बिजनेस हो जाएंगी, तो सिटीजनशिप से प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं बन जाती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि कब जो है, जो मतलब अभी इन्होंने बताया था ना कब 22 वाले जो प्रोविजन जब एप्लीकेबल हो जाएंगे, तो इस वाली इसमें क्या हुआ था कि हिंदुजा और वैशाली कंपनी लिमिटेड दोनों क्या है, इंडियन कंपनी है, और इनका शेयर देख लो आप कितना हो गया, 51% हो गया। अब 51% जो है वो इंडियन कंपनी ने होल्ड कर लिया है टुगेदर, तो इसका मतलब इसको ऊपर क्या लग जाएंगे, हम ये मान लेंगे एज इफ इट इज व्हाट इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, और इस पे जो भी चैप्टर नंबर 22 के प्रोविजंस है वो लग जाएंगे।
फिर सेक्शन नंबर 380 बात करता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रार को डिलीवर करने पड़ेंगे फॉरेन कंपनी को। अब ये तो कंपनीज एक्ट 2013 की शुरुआत से आप लोग को पता है कि रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी की मदर है। अब कंपनी की मदर जो है उनको क्या होना चाहिए, कंपनी के बारे में सब पता लगना चाहिए। अब उसी तरह से जैसे सपोज कोई फॉरेन कंपनी है तो उसके बारे में भी तो आरओसी को पता होना चाहिए ना। तो इसलिए क्या होता है, जब जिस डेट से प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश हो गई उस डेट से वो क्या हो जाएगी, फॉरेन कंपनी हो जाएगी। तो इसलिए जिस डेट से भी प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश हो गई है उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आरओसी को सबमिट करने पड़ेंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे, सबसे पहले तो चार्टर की कॉपी। जो भी हमारे चार्टर डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपका एमओए हो गया, एओए हो गया, जो डिफाइन करता है कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उसकी कॉपी जो है वो हमको सबमिट करनी पड़ेगी और वो इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है देन वी हैव टू सर्टिफाइड ट्रांसलेशन उसका करके उसको वी हैव टू सबमिट द सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्टर डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद में एक होती है आपकी रजिस्टर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एक होती है आपकी वो प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपने मानी है दैट इज डीम्ड टू बी इन इंडिया। ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो एक तो हो गई आपकी जो बाहर है, ठीक है, और एक आपकी हो गई अब बाहर कंपनी बनी है तो वहां पे भी तो उसका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होगा ना। अब क्योंकि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में थी तब हमने उसको फॉरेन कंपनी माना था। तो इस तरह से आपकी दो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो गई, एक तो बाहर वाला एक इंडिया वाला। तो दोनों की आपको फुल एड्रेस चाहिए होंगे। उसी तरह से आपको जो भी आपके डायरेक्टर्स हैं या सेक्रेटरी हैं कंपनी के उनके पर्टिकुलर्स की लिस्ट भी चाहिए। देन अगर कोई भी पर्सन दैट इज रेसिडेंट इन इंडिया है और वो जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है, तो उसकी भी क्या चाहिए, उसके भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो भी आपके पर्टिकुलर्स हैं ओपनिंग या क्लोजिंग प्लेस ऑफ बिजनेस की वो भी चाहिए। और एक आपको ये भी डिक्लेरेशन चाहिए ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से कि आपका कोई भी डायरेक्टर जो है या फिर कोई भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है वो ऐसा नहीं है कि उसको कॉन्विक्ट कर उसने कुछ भी कॉन्विक्शन किया है या ही इज डीबार्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और बाकी आपको अदर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको क्या करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी विद इन 30 डेज ऑफ द स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है। अब ये जो है ये जाएगी फॉर्म FC1 में। अब इसमें भी जो है एक और कंडीशन है वो ये है कि कुछ कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ कुछ केसेस में अप्रूवल चाहिए होता है आरबीआई का अंडर द फेमा, या फिर आपको किसी और रेगुलेटर का अप्रूवल भी चाहिए होता है। तो अगर कोई भी अप्रूवल चाहिए तो उस अप्रूवल की कॉपी को भी यू हैव टू अटेस्ट एंड सेंड इट टू द रजिस्ट्रार। या फिर अगर कोई भी अप्रूवल अटैच नहीं करना है तो फिर आपको एक डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से भी कि आपको जो है कोई भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ये चीज़ जो है ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है। कोई भी अगर अप्रूवल वगैरह है तो दैट यू हैव टू सेंड द अटेस्टेड कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर अप्रूवल। फिर जिस डेट से जो है फॉरेन कंपनी सीज कर जाती है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को स्टैब्लिश करने से, उस डेट से भी उसको आरओसी को बताना पड़ेगा कि अब हम जो है फॉरेन कंपनी नहीं रहे क्योंकि हमारी जो भी प्लेस ऑफ बिजनेस थी वो सीज हो गई है। ठीक है। तो वो भी जो है आपको बताना पड़ेगा कि किस डेट से जो है आप आपकी जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में वो सीज हो गई है। ठीक है। क्या बता दिया मैंने आपको कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम रजिस्ट्रार को भेजेंगे। और ये डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ ना आपको फीस भी जाएगी तो वो प्रिस्क्राइब फीस भी आपको जो है वो भेजनी पड़ेगी। अब उसके बाद में हो सकता है कि कोई ऑल्टरेशन हो। तो अगर कोई भी आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे उसमें आपको ऑल्टरेशन करना है तो वो आप कर सकते हो 30 डेज के अंदर अंदर आप कर सकते हो, जब आपने भेज दिया उसके 30 डेज के अंदर अंदर। और ये ऑल्टरेशन होता है फॉर्म FC2 में और इसके साथ में भी क्या जाती है, प्रिस्क्राइब्ड फीस जाती है। ठीक है। तो 380 में क्या था, डॉक्यूमेंट्स के बारे में था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप रजिस्ट्रार को भेजोगे। देन आपको अप्रूवल के बारे में भी बताना पड़ेगा, उसकी भी कॉपी अटेस्ट करके बतानी पड़ेगी। फिर अगर सीज कर जाते हो प्लेस ऑफ बिजनेस आपकी नहीं रहे इंडिया में तो भी आपको बताना पड़ेगा आपके आरओसी को। और अगर कोई ऑल्टरेशन करना है तो वो भी आपको बताना पड़ेगा विद इन 30 डेज। और ऑल्टरेशन होता है FC1 में और डॉक्यूमेंट्स जाते हैं FC सॉरी ऑल्टरेशन रहता है FC2 में और डॉक्यूमेंट्स जाते हैं FC1 में अलॉन्ग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। और दोनों का ही ड्यूरेशन 30-30 है। आपको डॉक्यूमेंट्स तब भेजने पड़ेंगे जब आपने बना लिए इंडिया में कंपनी उसके 30 दिन के अंदर अंदर, और ऑल्टरेशन क्या होगा जब आपने भेज दिया डॉक्यूमेंट्स उसके 30 दिन के अंदर अंदर। उसके बाद में आता है आपका अनदर सेक्शन दैट इज सेक्शन नंबर 381।
381 बात करता है अकाउंट्स की फॉरेन कंपनी के। तो जैसे कि आपके इंडिया वाले जो कंपनीज होती हैं वो अकाउंट्स मेंटेन करती हैं, उसी तरह से फॉरेन कंपनी के ऊपर भी अकाउंट्स को मेंटेन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाई करती है। तो इसको बनाना पड़ता है कैलेंडर ईयर में एक बैलेंस शीट, P&L। और ये जो है इसको बनाना पड़ता है, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म्स होते हैं, एनेक्सर्स होते हैं, पर्टिकुलर्स होते हैं उनके साथ में, और इसकी कॉपी इसको किसको देनी पड़ती है, अगेन रजिस्ट्रार के पास में जाती है। अब ये भी सब किस में जाएगा, ये सब भी जाएगा आपका सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड इंग्लिश वर्जन में। ठीक है। तो अगर इंग्लिश में नहीं है तो उसका ट्रांसलेशन जो है आपको एनेक्स करना पड़ेगा, और अगर मतलब है इंग्लिश में है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। और उसके साथ में जाती है आपकी एक लिस्ट ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। लिस्ट जाती है प्लेस ऑफ बिजनेस, जितनी भी प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में उसकी एक लिस्ट भी जाती है, और वो लिस्ट जाएगी आपकी FC नंबर 3 में। ठीक है। तो जो भी आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया के अंदर उसकी लिस्ट भी रजिस्ट्रार के पास में किस में जाती है, आपकी जाती है वो FC नंबर 3 में। अब उसके बाद में जो है यहाँ पर कुछ आपको शेड्यूल्स एंड उसका बता रखा है, शेड्यूल्स एंड फॉर्मेट्स की कौन कौन से शेड्यूल्स एंड कौन कौन से फॉर्मेट्स में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। तो ये मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ। देखो सबसे पहले तो इसमें जो चैप्टर 9 है अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, जो सेक्शन नंबर 128 टू सेक्शन नंबर 138 है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 वो लगता है। ठीक है। उसके बाद में आपके जो भी इंडियन ऑपरेशंस हैं, जैसे फॉरेन कंपनी में भी हो सकता है कि कुछ इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस हो। तो अगर कोई भी इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस है फॉरेन कंपनी के अंदर, तो उसको उस उन वाले इंडियन ऑपरेशंस के लिए शेड्यूल नंबर 3 फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। उसको उस केस में क्या करना पड़ेगा, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको शेड्यूल नंबर 3 फॉलो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज और आती है, जैसे सपोज कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट है जिसकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट है फॉरेन कंपनी में। अब जैसे कि आपको पता ही है कि वो सारी की सारी जो है कंसोलिडेटेड बन जाती, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एक बनती है। अब हो सकता है कि हर जो भी आपका होल्डिंग है या सब्सिडरी या एसोसिएट है अलग अलग ईयर हर कोई फॉलो कर रहा है। उस केस में क्या होगा, उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन दी जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, अलाउ कर देगी कि आप किसी भी पीरियड, किसी भी एक पीरियड को आप अपना फाइनेंशियल ईयर मान के उसको कंसोलिडेट करके और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर लो। उसके बाद में आपको इसके साथ में और कुछ भी एनेक्स करना पड़ेगा। तो आपको एनेक्स करना पड़ेगा एक तो स्टेटमेंट ऑफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, देन स्टेटमेंट ऑफ रीपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एंड कोई भी अगर स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ फंड। तो वो सारी की सारी चीजें भी, डॉक्यूमेंट्स भी आपको अनेक्स करने पड़ते हैं। और ये सारी चीजें कब तक करनी होती है, 30 डेज नहीं, यहाँ 30 डेज नहीं है, यहाँ पर है 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। या फिर अगर आपको जो है नहीं कर पा रहे हो तो यू कैन रिक्वेस्ट कि आप जो है एक्सटेंशन मांग सकते हो। लेकिन वो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड भी आपको जो है 3 मंथ से ज़्यादा का नहीं मिलेगा। 3 मंथ्स के अंदर अंदर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिलीवर। ठीक है। उसके बाद में जो ऑडिट होता है वो कैसे होता है, ऑडिट इंडियन बिजनेस ऑपरेशंस का होता है बाय द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, और या फिर फर्म उनकी LLP या फर्म से। और जो भी प्रोविजंस होते हैं ऑफ चैप्टर नंबर 10 मतलब ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाले, वो एज इट इज अप्लाई होते हैं आपके फॉरेन कंपनी के ऊपर भी। ठीक है। उसके बाद में ना यहाँ पर इन्होंने 382 में डिस्प्ले के बारे में दे रखा है, एक सेकंड। 382 पे जाने से पहले एक पॉइंट जो था वो रह गया था, एंड दैट वाज कि जो भी आपके इंडियन ऑपरेशंस होंगे ना फॉरेन कंपनी के, तो जैसे वो तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेड्यूल 3 और वो सब तो है ही। ठीक है। लेकिन उसके साथ में ये भी है कि हर फॉरेन कंपनी को ना फाइल करना पड़ेगा, एनुअल रिटर्न प्रिपेयर करना पड़ेगा और फाइल करना पड़ेगा एनुअल रिटर्न इन फॉर्म FC नंबर 4 along with the prescribed fees। और वो जो है वो फाइलिंग जो होगी ना एनुअल रिटर्न की, वो 60 डेज के अंदर अंदर होनी चाहिए फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि 30 मई तक। ठीक है, ROC के पास में। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर हम बात करें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब करने हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए इन्होंने टाइम पीरियड दिया है 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है एनुअल रिटर्न की। तो एनुअल रिटर्न के लिए क्या टाइमिंग है, 60 डेज। 60 डेज का मतलब ये हो गया 31 मार्च होती है हमारी क्लोजिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो मेरा 60 डेज वहां से क्या हो गया, 31 मई हो गया। लेकिन अगर हम बात करें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो उसके लिए क्या होगा, 30 सितंबर होगा, क्योंकि 6 मंथ्स होते हैं ना 31 मार्च से, इसलिए। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगी, वो आई डोंट नो कि इसमें है या नहीं है।
वैसे तो होगा ही, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ अलग से कि सर्टिफाइड ट्रांसलेशन जो हम लोग बार बार पढ़ रहे थे, तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कोई और लैंग्वेज है और उसको इंग्लिश लैंग्वेज में लोग बार बार बोल रहे हैं ना कि आप इसको कन्वर्ट कराओ, तो वो जो ट्रांसलेशन है वो कौन करेगा? वो करेगा कोई भी आपका एडवोकेट, या फिर कोई भी अटॉर्नी, या फिर कोई भी प्लीडर जो कि एंटाइटल्ड है हाई कोर्ट के आगे अपीयर होने के लिए। ऑल्सो ये अगर हो तो ठीक है, या फिर कोई भी आप एफिडेविट अगर ले रहे हो किसी कॉम्पिटेंट पर्सन से और उसके पास में एडिक्वेट नॉलेज है लोकल लैंग्वेज की भी, ओरिजिनल लैंग्वेज की भी और इंग्लिश लैंग्वेज की भी, तो उससे आप क्या करवा सकते हो? उससे आप वो पर्टिकुलर ट्रांसलेशन जो भी आपको कराना है वो करा सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप किसी से मत कराओ तो मतलब बेटर रहेगा। तो उसके लिए जो पॉइंट्स है कि आप किस किस से ट्रांसलेशन करा सकते हो, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका सेक्शन नंबर 382। तो 382 में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। 382 में हो रहा है डिस्प्ले ऑफ नेम, या फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ फॉरेन कंपनी। तो उसमें ना हर मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, मैं बार बार प्रिंसिपल प्लेस बोल रही हूँ, प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है। तो हर प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर या फिर हर हर ऑफिस के बाहर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नेम लिखना पड़ेगा जो भी आपकी कंपनी है उसका, देन वो जिस भी कंट्री में है उसका, और जो भी स्टेटस है मेंबर्स का कि लिमिटेड लायबिलिटी अनलिमिटेड लायबिलिटी है, वो चीज़ें भी आपको मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये जो लेटर्स होंगे दीज शुड बी इन इंग्लिश, और साथ के साथ ये वाली जो लैंग्वेज होगी यहाँ पर, क्योंकि हम डिस्प्ले बोर्ड में उस चीज़ को डिस्प्ले कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में भी होना ज़रूरी है। तो यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज भी होनी चाहिए, और जो भी लोकल लैंग्वेज जहाँ पे भी प्लेस ऑफ बिजनेस सिचुएटेड है उस लैंग्वेज में भी वो होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? नेम ऑफ द कंपनी, जिस कंट्री में भी वो है सिचुएटेड, और जिस कंट्री में भी सिचुएटेड है, और जो भी मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर यही सारी चीज़ें आपको बिजनेस लेटर्स या फिर आपके जो बिल हेड्स होते हैं या फिर आपकी जो भी नोटिसेस होते हैं उसमें भी आपको मेंशन करना होगा। पर नोटिसेस हो गए या बिजनेस लेटर्स हो गए, इन इन सब में भी आपको करना यही सब है मेंशन। बट यहाँ पर ना ये वाली रिक्वायरमेंट की नेसेसिटी नहीं है कि आपको लोकल लैंग्वेज में भी वो चीज़ें लिखनी है। आप वहाँ चाहो तो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं आउटसाइड एवरी ऑफिस या आउटसाइड एवरी आउटसाइड एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? वहां पर आपको लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में सब चीजें कोड करनी पड़ेंगी। क्या क्या? नेम ऑफ द कंपनी जिस कंट्री में वो है, और ये भी स्टेट करना पड़ेगा कि मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या लिमिटेड है या नहीं। तो यहाँ पर बस यही है कि इंग्लिश लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज वाला डिफ्रेंसिएशन है, बाकी चीजें सेम है। उसके बाद में 383 बताता है सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी। तो जो भी नोटिस होंगे या जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जो सर्व होने चाहिए थे फॉरेन कंपनी में, दे विल बी डीम्ड टू बी सफिशिएंटली सर्व्ड, अगर वो जो है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को जो है एड्रेस कर दिए गए हैं, या फिर उसको भेज दिया गया है ईदर बाय पोस्ट और बाय ई मोड एट सच एड्रेस। मतलब आपको मिले हैं या नहीं मिले हैं वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो एड्रेस कर दिए गए हैं ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को, या फिर वो अगर बाय पोस्ट भेज दिए गए हैं, या जो आपने इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस दिया था उस पर भेज दिए गए हैं, ई मोड वाला मतलब ये होगा ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो फिर ये माना जाएगा कि जो भी आपको नोटिस या इन्फॉर्मेशन देनी थी या जो भी डॉक्यूमेंट देना था, दैट इज सफिशिएंटली सर्व्ड। उसके बाद में 384 बात करता है डिबेंचर्स की, एनुअल रिटर्न की या रजिस्टर की। तो ये जो है ये क्या एप्लीकेबल होते हैं टू द इंडियन बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनीज? तो इसमें ये है कि जो भी आपके डिबेंचर्स के प्रोविजंस हैं वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाते हैं इंडियन बिजनेसेस को, जो भी आपके फॉरेन कंपनीज के इंडियन बिजनेस होते हैं। उसी तरह से एनुअल रिटर्न के लिए इन्होंने बोला है, एनुअल रिटर्न के लिए कि आपका जो है ये एप्लीकेबल तो हो जाते हैं, बट इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं और कुछ मॉडिफिकेशंस है, जैसे FC4 वाला ही था एनुअल रिटर्न वाला। उसी तरह से जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये आपको जो है वहां तक के मेंटेन करने पड़ते हैं जहां तक कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होती है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि फॉरेन कंपनी जो है उसका सारा का सारा आप डेटा ही लो, जितना आपको इंडियन उसके पर्सपेक्टिव से रिक्वायर्ड है उतनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। उसके बाद में अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस या इंस्पेक्शन इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन वाली चीजें, तो उसकी जो भी प्रोविजंस है वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाते हैं फॉरेन कंपनी को भी। और 385 वाला जो है वो फीस के बारे में बात करते हैं। तो जो भी फीस होती है पेबल टू द रजिस्ट्रार, वो वही होती है जो होती है एज में बी प्रिस्क्राइब, मतलब जो प्रिस्क्राइब फीस है वही होती है।
उसके बाद में आपका 386 इंटरप्रिटेशन की बात करता है। तो सर्टिफाइड का मतलब होता है कि सर्टिफाई कर दिया, मतलब करेक्ट ट्रांसलेशन है या फिर ट्रू कॉपी है। डायरेक्टर की अगर हम बात करें तो डायरेक्टर का मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अकॉर्डिंग कस्टम्ड है टू एक्ट। ठीक है। एंड प्लेस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ, प्लेस ऑफ बिजनेस जो है उसमें आपका शेयर ट्रांसफर या रजिस्ट्रेशन ऑफिस ये भी इंक्लूडेड है। तो ये जो है ये आपको बहुत ज्यादा केस स्टडी में घुमा सकता है, शेयर ट्रांसफर ऑफिस या फिर शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो क्या वो प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो हाँ वो प्लेस ऑफ बिजनेस है। ठीक है। देखो जैसे ऐसे करके आ सकता है, हैविंग अ शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, तो क्या ये प्लेस ऑफ बिजनेस है, तो यस इट इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस। उसके बाद में सेक्शन नंबर 387, तो 387 से लेकर के 391 फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होते हैं, मतलब कि जरूरी थोड़ी ना है कि हर कंपनी जो इंडिया के बाहर है वो फॉरेन कंपनी हो, नहीं। तो ये वाले जो प्रोविजंस है दीज आर एप्लीकेबल टू कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट दीज आर नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी। तो वो कौन कौन से हैं, 387 बात करता है डेटिंग की प्रोस्पेक्टस की, 388 बात करता है कंसेंट के बारे में, और 389 बात करता है रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो 387 क्या बोलता है कि कोई भी प्रोस्पेक्टस, अब प्रोस्पेक्टस क्या होता है अगर आपको पता हो, तो एक इनविटेशन डॉक्यूमेंट होता है जिससे सिक्योरिटीज को इनवाइट किया जाता है। तो आप तब तक इसको ऑफर नहीं कर सकते हो पब्लिक में जब तक कि वो वाला जो प्रोस्पेक्टस है वो प्रॉपरली डेटेड और साइंड नहीं है, जब तक कि वो प्रॉपरली डेटेड और साइन नहीं है। अब क्या डेट और साइन से ही आपका काम चल जाता है, नहीं। उसके साथ साथ आपको कुछ पर्टिकुलर्स भी उसमें इंक्लूड करने हैं। क्या क्या पर्टिकुलर्स आपको इंक्लूड करने हैं, तो उसमें आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट्स डिफाइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी उसके बारे में बताना है। जो भी इनैक्टमेंट्स या प्रोविजंस उस कंपनी के, मतलब जिन इनैक्टमेंट्स या जिन प्रोविजंस के अंडर वो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है वो बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 2013 से पहले था कंपनीज एक्ट 2000 एंड सॉरी कंपनीज एक्ट 1956 आई गेस। ठीक है। तो वो चीज आपको लिखनी पड़ेगी किस प्रोविजन में किस इनैक्टमेंट के अंडर ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। उसके बाद में वो एड्रेस जिसमें कि ये इंस्ट्रूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर रहा था या इनैक्टमेंट्स, तो इनकी जो भी सर्टिफाइड ट्रांसलेटेड कॉपी होगी इंग्लिश वाली, तो वो जिस एड्रेस पे रखी हुई है वो भी आपको है, वो एड्रेस भी, उसकी डिटेल्स भी आपको उस प्रोस्पेक्टस में देना पड़ेगी। और आपको साथ में क्या क्या देना है, डेट और कंट्री जिसमें वो इनकॉर्पोरेट हुई है, और क्या उसकी कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। तो अगर है तो उसके बारे में भी आपको बताना पड़ेगा कि क्या वो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है या नहीं है। ठीक है। अब मैं अगर इस वाले पॉइंट को कंसीडर करूँ ना, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर 242 वाली डेफिनेशन आती है। तो वो 242 वाली डेफिनेशन क्या बोलती है कि प्लेस ऑफ बिजनेस भी हो, बिजनेस एक्टिविटी भी हो। तो ये हो सकता है कि वो जो कंपनी है उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो लेकिन वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रही हो, और इस वजह से वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ही रह गई हो और वो फॉरेन कंपनी नहीं बन मान रहे हो। इसलिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट आया। ठीक है। उसके बाद में जो भी आपके मैटर्स सेक्शन नंबर 26 में दे रखे हैं वो सारे के सारे मैटर्स भी आपके इंक्लूड होने चाहिए उस प्रोस्पेक्टस में, तभी आप क्या कर सकते हो उसको ऑफर कर सकते हो पब्लिक में कि आओ और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, आओ हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज को लो। अब एक पॉइंट जो आपको याद रखने को ये है कि अगर नई नई ताजी ताजी कंपनी है, मतलब कि जो आपके फर्स्ट वाला पॉइंट था ना कि किस में मतलब वो हुई है किस इंस्ट्रूमेंट में, देन कौन से इनैक्टमेंट्स या प्रोविजंस हैं, एंड जो थर्ड वाले था कि किस एड्रेस में उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी रखी हुई है। तो ये वाले जो पॉइंट्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नई नई ताज़ा ताज़ा कंपनी पे ही एप्लीकेबल होंगे। अगर वो कंपनी पुरानी हो गई, मतलब उसको 2 साल से ज़्यादा हो गए, तो फिर आपको जो है ये वाले पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं तो ये चीज़ें आपको लिखना ज़रूरी हो जाती हैं, और अगर वो पुरानी हो जाती है तो फिर ये चीज़ें की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि आप जो है ये चीज़ लिखो ही प्रोस्पेक्टस में, वरना आपका प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद में जो भी कंप्लायंस है इन वाली कंडीशंस की, सबसेक्शन नंबर 1 में जो दे रखी है वो किसी भी तरह से वेव ऑफ नहीं कर सकते, मतलब जब तक इन सारी की सारी कंडीशंस के साथ में आप कंप्लाई नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, तब तक आप प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू नहीं कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद में आपकी बात हो रही है फॉर्म्स जो आपके होंगे ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी इशूड अलोंग विद द प्रोस्पेक्टस। तो कौन कौन से फॉर्म्स जो हैं आपको इशू करने पड़ेंगे अलोंग विद द प्रोस्पेक्टस। तो इसमें क्या है, फॉर्म्स जो भी आपके एप्लीकेशन के होंगे जो कि मतलब इशू होंगे,
तो इसमें यह है कि फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी इशूड अलोंग विद द प्रोस्पेक्टस। तो ये वाले जो फॉर्म्स है ना, ये आपके प्रोस्पेक्टस के साथ में इशू होंगे। तो मतलब नो पर्सन shall issue to any person in India a form of application for securities, such a company or intended company as mentioned, unless the form is issued with the prospectus which complies to the provision of चैप्टर नंबर 22। तो मतलब वो जो फॉर्म है वो आपको तभी इशू करना पड़ेगा जब वो जो है प्रोस्पेक्टस जो है with the prospectus which complies with the provisions of chapter number 22 and such issue does not contravene the provisions of section number 388। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना एक फॉर्म मतलब आपको जो भी फॉर्म्स है, ये वाले फॉर्म ना कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है, ये फॉर्म ये है कि आओ हमारी कंपनी में अप्लाई करो सिक्योरिटीज। तो जैसे सिक्योरिटीज को अप्लाई करने के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है ना, वही तो आप पब्लिक में बांटोगे। तो इसमें इन्होंने यही दिया है कि तब तक आप वो फॉर्म पब्लिक में नहीं बांट सकते हो सिक्योरिटीज को इनवाइट करने का, जब तक कि ये दो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाती हैं। क्या कि एक तो जो भी आपका एप्लीकेशन है दैट इज रिलेटेड विद द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, वो कंप्लाई कर रहा है जो भी आपके कंडीशंस हैं, जो भी आपका मतलब बातें दे रखी हैं चैप्टर नंबर 22 में। और इन्होंने दूसरी चीज ये बोली है कि वो वाला जो इशू है इट इज नॉट कॉन्ट्रावीनिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 388। तो 388 जो भी प्रोविजंस बोलते हैं उसके साथ में वो जो है वो बात करे। 388 जो है एक्सपर्ट कंसल्टेशन की बात है, मतलब उसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं हो रहा है। देन यहाँ पर इन्होंने एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर ये शो हो जाता है कि जो फॉर्म है एप्लीकेशन का दैट वाज इशूड इन कनेक्शन विद द बोनाफाइड इन्विटेशन टू अ पर्सन टू एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग अग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिक्योरिटीज। तो अगर ये प्रूफ हो जाता है कि वो जो फॉर्म है ना एप्लीकेशन का वो हम दे रहे हैं बोनाफाइड इनविटेशन के लिए, जो कि एक अंडरराइटिंग अग्रीमेंट के तहत है, तो उस केस में आपको ये दोनों कंडीशन से एक्सेप्शन मिल जाता है। उन दोनों कंडीशंस में आप बिंदास जो है वो फॉर्म इशू कर सकते हो। उसके बाद में है जो आपका सेक्शन नंबर 387 है ना, वो कुछ कुछ बातों पे एप्लीकेबल नहीं है। तो किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है, अगर वो मेंबर पुराने हैं, पुराने लोग हैं, तो जैसे कि आपके हो गए एग्जिस्टिंग मेंबर्स या डिबेंचर होल्डर्स, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरह से अगर वो जो सिक्योरिटीज आप ऑफर कर रहे हो इफ इट इज यूनिफॉर्म जो आपने सिक्योरिटीज पिछली बार करी थी इशू, उस केस में भी आपको जो है इन वाली कंडीशंस के साथ में कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें भी ऐसा है कि आपको प्रोस्पेक्टस तो हर बार जो है वो डेट करना ही पड़ेगा, डेट उसमें डालनी पड़ेगी। उसके बाद में 388 बात करता है एक्सपर्ट कंसल्ट की। तो एक्सपर्ट कंसल्ट में इन्होंने क्या दिया है कि जब भी आप जो है आपका जो भी प्रोस्पेक्टस है वो कोई भी एक्सपर्ट का स्टेटमेंट इंक्लूड कर रहा है ना, तो आप तब तक उसको नहीं ऑफर कर सकते हो टू सब्सक्राइब जब तक कि उस एक्सपर्ट ने कोई रिटर्न कंसेंट नहीं दी है, उसके बाद में उस रिटर्न कंसेंट को विड्रॉ नहीं करा है। तो आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ये वाला जो एक्सपर्ट है इसने कंसेंट दी है और उसके साथ में इसने विड्रॉ नहीं करा है। और हम जो है उस स्टेटमेंट को मान लेंगे दैट इट इज डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस अगर उसमें जो है कोई भी रिपोर्ट है, मतलब अगर वो जो है किसी रिपोर्ट में या किसी भी मेमोरेंडम में अपीयर हो रहा है या फिर ऑन द फेस देयर ऑफ और बाय रेफरेंस इनकॉर्पोरेटेड देयर। तो मतलब इन्होंने ये बोला है कि वैसे तो देखो ये स्टेटमेंट इंक्लूड ही होना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं है तो हम इसको मान लेंगे दैट इट इज इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस अगर वो जो है रिपोर्ट में है या कोई भी मेमोरेंडम में है वो, या फिर कोई रेफरेंस है किसी चीज का। तो अगर ये तीनों कंडीशंस हैं तो भी हम मान लेंगे कि वो एक तरीके का स्टेटमेंट है जो बता रहा है कि एक्सपर्ट की कंसेंट जो है वो मिल गई है, मतलब एक्सपर्ट ने अलाउ कर दिया है। उसके बाद में सेक्शन नंबर 389 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस की। तो आप तब तक किसी भी प्रोस्पेक्टस को सर्कुलेट नहीं कर सकते हो, इशू नहीं कर सकते हो, जब तक कि वो क्या हो उसने कुछ कंडीशंस के साथ में सेटिस्फाई नहीं कर लिया हो। पहली बात तो ये टिकटॉक टिकटॉक नहीं, पहली बात तो ये कि वो जो है वो जो कॉपी है वो आरओसी को डिलीवर कर दी, रजिस्ट्रार के पास में वो डिलीवर्ड है। उसके बाद में वो सर्टिफाई भी कर दी है, किस किसने, एक तो आपकी सर्टिफाई कर दी है चेयरपर्सन ने और दो अदर डायरेक्टर्स ने भी उसको क्या कर दिया है, सर्टिफाई कर दिया है, या फिर आप कह सकते हो एज अप्रूव्ड बाय द रेजोल्यूशन ऑफ मैनेजिंग बॉडी। उसके बाद में सिर्फ कहने मात्र से कुछ नहीं होता, प्रोस्पेक्टस में लिखा भी होना चाहिए दैट इट इज डिलीवर्ड, तो उसके फेस पे लिखा होना चाहिए दैट द कॉपी हैज बीन सो डिलीवर्ड। ठीक है, तो एक कॉपी आपको आरओसी को देनी है, देन सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए चेयरपर्सन और दो अदर डायरेक्टर्स के साथ में, और आपको प्रोस्पेक्टस के फेस पे लिखना है मतलब प्रोस्पेक्टस में स्टेट होना चाहिए ऑन द फेस ऑफ इट कि जो कॉपी है इट हैज बीन सो डिलीवर्ड, जैसी वो डिलीवर होनी चाहिए थी।
उसके बाद में अगर कोई भी एक्सपर्ट की कंसेंट है तो वो भी अटैच होनी चाहिए, और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी प्रिस्क्राइब्ड है वो भी अटैच होने चाहिए, इनेक्स होने चाहिए। तो मतलब कौन कौन से अदर डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो इसमें आ गए, देखो आपका एक तो एक्सपर्ट की कंसेंट, तो इसमें यहाँ पर इसका एक निमोनिक है, यूपी को एक्सपर्ट सीएम चाहिए, तो यूपी का मतलब है कॉपी ऑफ अंडर राइटिंग अग्रीमेंट, पावर ऑफ अटॉर्नी, पी का मतलब हुआ पावर ऑफ अटॉर्नी, या कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी अगर वो किसी ऑथराइज एजेंट की है तो ऑथराइज एजेंट ने उसको ड्यूली साइन किया है। देन एक्सपर्ट का मतलब एक्सपर्ट कंसेंट अंडर सेक्शन नंबर 388। देन सी का मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो भी मेमोरेंडम है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी या मैनेजर। एम का मतलब हुआ कोई भी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जो पिछले 2 सालों में हुआ है। तो ये जो है ये 5 पॉइंट्स हैं, तो ये अगर बाकी चीजें हैं तो इसको भी आपको अटैच करना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हो, वो जो भी आपका प्रोस्पेक्टस है उसको सर्कुलेट कर सकते हो या इशू कर सकते हो। देन 390 बात करता है ऑफर ऑफ आइडियाज, इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो इसमें क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना वो कुछ रूल्स बनाती है कि ये प्रोसीजर्स, ये डिस्क्लोजर्स, या ये मैनर होना चाहिए ऑफ द डीलिंग इन द आइडियाज या इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स। तो जो भी कंपनी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है उसको कंप्लाई करना पड़ता है सेबी के साथ में या फिर आरबीआई डायरेक्शंस के साथ में, अगर उसको क्या करना होता है, अगर उसको इशू करना होता है आपके आइडियाज को, तो उसमें क्या सेबी और आरबीआई ये सारी चीजें जो है ये आपकी फॉलो होनी चाहिए। ठीक है। फिर 391 में सच इतना कुछ नहीं है। 391 में इन्होंने क्या बोला है कि जो भी आपके प्रोविजंस हैं 34 से 36 और चैप्टर नंबर 20 के, वो फॉरेन कंपनी को भी एज इट इज अप्लाई कर जाएंगे। देन आपके 392 में पनिशमेंट के बारे में बताया है। तो अगर कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन होता है तो इस केस में क्या होगा, फाइन लगेगा फॉरेन कंपनी पे 1 लाख से 3 लाख तक का, एडिशनल फाइन 50,000 पर डे, एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट को 25,000 से 5 लाख, और इनको कोई भी एडिशनल फाइन नहीं है। तभी 393 क्या बोलता है, 393 ये बोलता है कि कंपनी अगर फेल हो जाती है टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, तो उससे वैलिडिटी इफेक्ट नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि कंपनी जो है वो, उसकी जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इनवैलिड हो गए, लेकिन कंपनी को एंटाइटलमेंट नहीं मिलती है जब तक कि वो कंप्लाई नहीं करती है सारे के सारे प्रोविजन से। इसकी एंटाइटलमेंट नहीं मिलती है कि वो कोई सूट को नहीं ला सकता, कोई सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकता, कोई काउंटर क्लेम नहीं कर सकता, या कोई लीगल प्रोसीडिंग वगैरह नहीं कर सकता जब तक वो सारे के सारे प्रोविजंस के साथ में कंप्लाई नहीं कर लेता है। तभी 393 ए जो है, अब ये 390 जो 393 है और 394 393 ए है, ये तो हमारा अप्लाई होता है। ठीक है। 392 भी आपका अप्लाई होता है किसको, फॉरेन कंपनी को। बस 391 तक नहीं होता। ठीक है। तो पनिशमेंट वाला भी फॉरेन कंपनी को कंप्लाई करना होगा, और जो 393 है वो भी, और 393 है ये एग्जाम्पशंस वाला, ये भी फॉरेन कंपनी के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है। लेकिन 387 से लेके 391 तक फॉरेन कंपनी पे नहीं जाता है। तो ये एग्जाम्पशंस वाले में क्या बोला है, एग्जाम्पशन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी को या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को, किस बात की एग्जाम्पशन दिए है कि उसको जो है एग्जाम्प्ट कर देते हैं वो फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 387 टू 392 बोथ इंक्लूसिव। ये मैं पूरा यहाँ पे पढ़ देती हूँ। As may be specified from any provisions of this chapter, and a copy of every such notification shall be laid before the House of the Parliament. यहाँ पर इन्होंने ना, मैं आपको ना उससे बता देती हूँ, ये आरटीपी में थी तो ये मैं पूरा पढ़ देती हूँ, अमेंडमेंट हुई है यहाँ पे। तो इसमें यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट hereby exempts from the provisions of section number 387 to 392 a foreign company and a company incorporated outside India, whether the company has or has not established any place of business in India in so far as they relate to the। अब इसमें ना 3 बातों से एग्जाम्प्ट कर दिया है, मतलब ये 3 चीजें अगर हैं तो उसके ऊपर ये प्रोविजंस जो है वो नहीं लगेंगे। तो क्या क्या, अगर वो ऑफर कर रहा है टू द सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, या फिर अगर वो रिक्वायरमेंट्स एंड दैट आर रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस, या फिर वो जो है वो कोई भी मैटर है जो कि इंसिडेंटल है टू द आईएफएस, तो मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का अगर कोई मैटर है, तो अगर ये 3 चीजें हैं ना, मतलब कोई भी मैटर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का, या सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज का, या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट है दैट इज रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस, तो इन वाले केसेस में जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट कर देती है फॉरेन कंपनी को भी, और जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया उसको भी एग्जाम्प्ट कर देती है वो इस वाले चैप्टर के प्रोविजन से। तो एक एग्जाम्पशन का इन्होंने पॉइंट दिया है। आई डोंट थिंक ये इतना ज्यादा आपका सब्जेक्टिव के लिए होगा रेलिवेंट, लेकिन हाँ ये उसके लिए तो होगा आपका,
एमसीक्यू वगैरह के लिए तो होगा, तो तीन बातें मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। ऑफरिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस एंड जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के मैटर्स हैं, उसके लिए आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एग्जाम्प्ट कर दिया है फ्रॉम द सेक्शन नंबर 387 से लेकर के 392 को आपका एग्जाम्प्ट कर दिया है उन्होंने। जो भी आपकी फॉरेन कंपनी है या जो भी आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया है उसको, ठीक है। So this was all about your companies incorporated outside India। एक काम करती हूँ मैं, ये वाला जो वीडियो है ना, ये एंड करने से पहले एक बार वो अमेंडमेंट लगा दे रही हूँ सो दैट आप उसको रीड कर लो, ठीक है। सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, सो यू कैन रीड दिस। ये वाला जो है ना, इसमें क्या क्या, ऑफरिंग फॉर सब्सक्रिप्शन, रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू प्रोस्पेक्टस एंड ऑल द मैटर्स जो कि इंसिडेंटल हैं टू द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज, उसके ऊपर एग्जाम्पशन आ गई है किस किस की, सेक्शन नंबर 387 से लेके 392 तक की, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चैप्टर को रिवाइज करने में आपको हेल्प मिली हो। तो हम लोगों ने टोटल टाइम 40 मिनट्स का लिया है एंड हमने इसकी थॉरो रिविजन कर लिया है। सो इफ you are getting benefited out of these videos, then please do like and share the videos. So I'm ending the video here and thank you so much.